नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, आपने फूड के बारे में तो सुना ही होगा। फूड यानी कि भोजन, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सुपर फूड के बारे में सुना है? सुपर फूड यानी कि मोटा अनाज, जिसे हम मिलेट्स भी कहते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि पहले परंपरागत रूप से थाली में ये परोसा जाता था, क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन फिर से इसे दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो ज़्यादा होती है, साथ ही ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खासतौर पर हम बात करेंगे सुपर फूड यानी कि मोटा अनाज, जिसे सेहत का राज भी कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। किसानों को ऋण बहार में राहत देने के लिए बनेगा आयोग। जोधपुर में स्थापित होगा मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र। कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 50% तक का अनुदान। और दौसा में 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य में किसानों को ऋण भार में राहत देने के लिए आयोग बनेगा। इसके लिए 1 माह में एक्ट तैयार किया जाएगा। प्रदेश में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट में ऋण राहत आयोग के गठन का प्रावधान भी किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थितिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का स्थायी समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत और किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा। सुश्री गुहा ने सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्विति के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट को 1 माह के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल कमेटी बनाने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को शीघ्र ही कार्य योजना भेजने के निर्देश भी दिए। राज्य में 5 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य में जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव कृषि दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य में 5 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मिलेट्स पोषणीय एवं औषधीय गुणों के कारण कुपोषण, मोटापा, हृदय रोग तथा मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स होते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए मिलेट्स पोषण महत्व पर राज्य स्तरीय सेमिनार और एग्रो प्रोसेसिंग पर कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में मिलेट्स उत्पादक, कृषि व्यवसायी, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाएं, कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी संवाद कर ठोस रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर सेमिनार और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन तथा स्कूलों में व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत काश्तकारों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे अब तक 43,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत काश्तकारों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे 43,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। खेती किसानी में कृषक द्वारा जुताई, बीज बुआई,
फसल कटाई जैसे अनेक कठोर कार्यों को सुलभ बनाने में कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती में यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण किसानों का महंगे कृषि उपकरण क्रय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इन्हीं किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन के तहत हस्तचलित, शक्ति चलित, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित जैसे अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों पर आर्थिक भार नहीं पड़ने के साथ ही कृषि का काम आसान हो जाएगा। साथ ही फसल के उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी आय में भी इजाफा होगा। राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत गत 4 वर्षों में 43,396 किसानों को कृषि यंत्रों के क्रय पर 91 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है। मिशन के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा पर चल रहे 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्राधिकार पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा पर चल रहे 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्राधिकार पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्राधिकार पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह डॉक्टर सुदेश कुमार, निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें 29 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले डॉक्टर सुदेश कुमार ने केंद्र पर चल रही सभी गतिविधियों का जायजा लिया और वैज्ञानिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद में सभी प्रशिक्षणार्थियों को लघु उद्यमिता के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आमदनी दोगुनी कर सके एवं केंद्र पर चल रही गतिविधियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में जिले के प्रगतिशील मधुमक्खी पालक किसान घनश्याम गुर्जर ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी रुचि अनुसार स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि स्वयं और अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खास तौर पर हम बात करेंगे सुपर फूड यानी कि सेहत का राज मोटा अनाज के बारे में, जिसे हम मिलेट्स भी कहते हैं। ये फाइबर और पोषण से भरपूर तो होते ही है, साथ ही कुपोषण को भी दूर करता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निदान भी देता है। इसके साथ ही क्योंकि इसमें लाभ के अवसर ज़्यादा है, संभावनाएं ज़्यादा है, तो आज कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में, ताकि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। तो आज का ये कार्यक्रम खास तौर पर रहेगा मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज पर आधारित। और आज इस विषय पर हमने आमंत्रित किया है अंता 12 KVK से डॉक्टर गीतिका शर्मा जी को। डॉक्टर गीतिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर गीतिका जी, हम सभी जानते हैं कि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसका मनाने का क्या उद्देश्य है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी ज़रूर मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटा अनाज या पोषक अनाज, हम मोटा अनाज ना कहकर पोषक अनाज कहें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। भारत द्वारा ये प्रस्ताव UN जनरल असेंबली में रखा गया था कि 2023 को आने वाले इस वर्ष को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाएं। इसके ये प्रस्ताव के साथ साथ 72 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया है। इसी कारण से हम ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं। इसके 3 उद्देश्य लेकर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को मनाया जा रहा है। सबसे पहला है लोगों के बीच में लोगों को अवेयर करना, दूसरा है स्टेक होल्डर्स डेवलप करना, और थर्ड है लोगों जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना। तो ये 3 उद्देश्यों के साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को मनाया जा रहा है। इसके अलावा 7 सूत्रा थीम ये फॉलो की जा रही है। 7 सूत्रा थीम में अगेन वही चीज़ें हैं, अवेयरनेस, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वॉल्व की गई है वो इंटरनेशनल आउटरीच है कि इंटरनेशनल लेवल तक फार्मर्स जो है वो अपना प्रोडक्ट्स या अपना क्रॉप को पहुंचा पाएँ। तो ये कुछ 7 सूत्रास जो हैं इस थीम के अंतर्गत ये ईयर के लिए अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। जी, आपने मैम इसे पोषक अनाज कहा, तो कौन कौन से अनाज इसमें शामिल किए गए हैं ये भी हमारे किसान साथियों को बताइए। पोषक अनाज, श्री अन्न, स्मार्ट फूड, सुपर फूड, अलग अलग नामों से मिलेट्स को जाना जा रहा है। लगातार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से जो फ़ायदे हैं मिलेट्स जो है वो इसमें कवर किए गए। फ़ायदों की बात हम कर चुके हैं, कौन कौन से मिलेट्स जो है, मोटा अनाज जो है, पोषक अनाज जो है वो इसके अंतर्गत कवर किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर मिलेट्स हैं और कुछ माइनर मिलेट्स हैं। मेजर मिलेट्स वो हैं जो कि हम सालाना उपयोग में नहीं ले सकते, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है। और कुछ माइनर मिलेट्स है जैसे है कोडी है, कुकड़ी है और सावा है, इनको हम माइनर मिलेट्स कहेंगे जो कि पूरा सालाना हम उपयोग में ले सकते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी गीतिका जी, आपने बताया कि पोषक अनाज में रागी है, बाजरा है, जौ है, मक्का है इत्यादि को शामिल किया गया है। तो इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, अगर किसान इसकी खेती करे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ये भी हमारे किसान साथियों को आप बताएं। जैसे कि मैम हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी मिलेट्स को इसके अंदर कवर किया गया है। फ़ायदे में हम दो तरीके से, दो पहलू से सोचेंगे, एक किसान को क्या फ़ायदा है और दूसरा जनरल पॉपुलेशन को इससे क्या फ़ायदा है। तो जब हम किसानों की बात करते हैं तो ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, एटमॉस्फेरिक कार्बन प्रेशर को कम करती है, कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही है, वाटर फुटप्रिंट कम कर रही है। जब हम राइस की बात करते हैं तो उसे 3 गुना कम पानी में मिलेट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन प्रेशर को कम कर रही है। इसके साथ साथ जैविक कीटनाशक जो कीटनाशक है उनका उपयोग ना के बराबर करके भी अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है। मैम ये टेम्परेचर टॉलरेंट क्रॉप है, लाइक 65 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये कुछ फ़ायदे किसान के लिए हैं। और जब हम जनरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी है जिसमें मिलेट्स का जो है वो बहुत अच्छा रोल रह सकता है। जैसे 2 में से 1 महिला जो है वो एनीमिक है। एनीमिक होने के लिए जैसे मिलेट्स जो है वो फॉलेट, हाई इन फॉलेट है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इन सभी का एक उच्चतम स्रोत होने के कारण जो है मिलेट जो है एक अच्छा सोर्स हो सकता है जनरल पॉपुलेशन के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने इसके पोषण का महत्व तो हमें बता दिया। अब अगर हमारे किसान साथी इसे उगाते हैं या मान लीजिए कि इसको उगाने के बाद इसके उत्पाद बाज़ार में बेचना चाहें, तो कौन कौन से उत्पाद इसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं, ये भी आप बताइए। जी ज़रूर मैम। जैसे कि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी मिलेट्स इसमें कवर किए गए हैं, तो हम इंडिविजुअल मिलेट्स के पर जाएंगे। जैसा पहला जो है वो है रागी। रागी के उत्पाद जो है जैसे मार्केट में जो अवेलेबल भी हैं और किसान जो कर सकते हैं, रागी के बिस्किट्स हैं। और रागी के बिस्किट्स से जाने से पहले या कुछ और उत्पाद जाने से पहले मार्केट में रागी का आटा ही अवेलेबल नहीं है। तो जब अगर हम पहल करें रागी के आटे से, उसके बाद बिस्किट्स हैं, खाकरा है, नमकीन है एवं मिश्रित आटा बना करके अगर मार्केट में दिया जाए तो एक बहुत बढ़िया स्रोत ऑफ कैल्शियम रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं जो मोटे अनाज है या जो अनाज हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही कम ऐसे अनाजों में कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो भरपूर पाई जाती है। पर रागी एक ऐसा स्रोत है जिसमें अच्छे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो इसके उत्पाद बना करके मार्केट में निकाले जा सकते हैं। और बाजरा है और ज्वार है, इनके उत्पाद सेम एज रागी बिस्किट्स हो सकते हैं, नमकीन हो सकती है, जो कि जनरल पॉपुलेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी। जी गीतिका जी, आपने इससे बनने वाले उत्पादों के बारे में हमें बताया कि रागी का आटा है या रागी के बिस्किट्स हैं, बाजरे के बिस्किट्स हैं, बाजरे का आटा है, इसके अलावा और भी कई उत्पाद जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारे किसान इसके लिए मार्केट किस तरह से तलाशे, क्या अर्थव्यवस्था रहेगी हमारे किसानों के लिए अगर हम बात करें पोषक अनाज की? जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मोटे अनाज जो है अर्थव्यवस्था के तौर पर एक बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा रहेगा किसानों के लिए, क्योंकि ये लेस इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट क्रॉप्स रहेंगी। लेस इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के साथ में आपने जो सवाल किया है कि किस प्रकार से मार्केट आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसान, तो सरकार के द्वारा भी काफ़ी पहल की जा रही। जैसा हम G20 समिट में भी हमने देखा कि सभी किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि जो भी मिलेट्स उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पाद ला करके G20 में अपना स्टॉल लगाएं और वहाँ पर
वहाँ पर सभी को बताएं कि किस प्रकार से लोगों में अवेयरनेस लाएं कि किस प्रकार से जो मिलेट्स हैं इनके उत्पाद बन सकते हैं और ये आपके स्वास्थ्य को कैसे लाभदायक हैं। तो एक ये तरीका हो सकता है, ये एक ज़रिया हो सकता है कि किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। जैसे एक मैं आपको G20 का एग्जाम्पल दिया हूँ, और दूसरा जैसे सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए भी, क्योंकि जो मिलेट्स हैं उनकी डी हस्किंग इज़ अ मेजर इशू। डी हस्किंग मेजर इशू होने के कारण ही जो मिलेट्स हैं उनको मार्केट में अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सरकार के द्वारा ये पहल की जा रही है कि डी हस्किंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसानों को अवेलेबल कराई जाए। जी डॉक्टर गीतिका जी, आपने बताया कि इसके उत्पाद बनाकर हमारा जो किसान है वो प्रसंस्करण से भी जुड़ सकता है, मार्केट की अपार संभावनाएं हैं और सरकार भी इसके लिए योजनाएं चला रही है, वित्तीय सहायता भी दे रही है और सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है इसको आगे बढ़ाने का। अब अगर हम जाते जाते आपसे पूछना चाहें कि क्या भविष्य है मोटा अनाज का, क्योंकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, तो क्या संभावनाएं हैं, क्या भविष्य है इसका, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि मैम हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान जो है वो इस मिलेट्स को लेकर के फ़ायदा ले सकते हैं, तो कुछ राह ऐसी है जो कि किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जैसा कि जो गेहूं और चावल सार्वजनिक तौर पर दिया जाता है, तो बाजरे को भी दिया जा सकता है एज अ गेहूं और चावल के सब्स्टिट्यूट में, और ये पहल उड़ीसा में हो चुकी है जब उन्हें सामूहिक तौर पर बाजरा भी अवेलेबल कराया जाता है लो कॉस्ट पर। दूसरा जो है, सरकार के द्वारा इस पर सब्सिडी अगर दी जाए, या एमएसपी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण रहेगा, क्योंकि उदाहरण है हरियाणा में एमएसपी, बाजरे पर एमएसपी दी जा रही है। तो अगर राजस्थान में भी एक ऐसी पहल हो तो वो किसानों के लिए कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। उसके आगे अगर हम सोचें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम है ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि 2.86 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अगर बाजरा आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया जाए तो एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात रहेगी। जी गीतिका जी, आपने बहुत ही सही बात की कि सरकार भी इसके लिए पहल कर रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। देखिए, गेहूं और चावल तो सरकार देती है, लेकिन अब मिलेट्स को भी सरकार जो है वो किसानों को देगी। इसके लिए सरकार एक अनूठा कदम उठा रही है और इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चलाना चाहती है, उनके लिए वित्तीय सहायता भी देना चाहती है। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी जानकारियाँ मिलेट्स के बारे में, खास तौर पर जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं, सुपर फूड कहते हैं, इसके बारे में आपने हमारे किसानों के साथ साझा की। और देखिए किसान साथियों, मोटा अनाज जो है हमारा भविष्य तो है ही, क्योंकि मोटा अनाज में काफ़ी ज़्यादा पोषण प्रचुर मात्रा में रहते हैं, कुपोषण को दूर करता है, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके साथ ही हमारी जो सरकार है वो भी इसके लिए एक अहम प्रयास, एक पहल हमारे किसानों के लिए कर रही है, ताकि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और मोटा अनाज के बारे में जानें। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारी मोटा अनाज के संदर्भ में हमारे किसान साथियों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम में हमने बात की सेहत का राज मोटा अनाज के बारे में, कि किस तरह से मोटा अनाज हमारी थालियों में बहुत ही ज़रूरी है। ये ना केवल कुपोषण को दूर करता है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। इसीलिए इसके महत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है और हमारे किसान साथियों से भी अपील है कि हमारे किसान साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि इसमें लाभ के अवसर और संभावनाएं भी ज़्यादा है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम इसके प्रति आपके लिए जागरूकता फैलाएं। तो आप भी आज से ही मोटा अनाज को ज़रूर अपनाएं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।